हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 1 में रिवीजन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। चैप्टर में जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखे हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, हम उसी का ही एक क्विक रिवीजन करेंगे। डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या बताने की कोशिश करी जा रही है, राइट? या फिर ये कहें कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली केमिस्ट्री में हम सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं। अगर आप में से कुछ ने अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब विज़िट की हो तो वहाँ भी आपको बॉटल्स में डिफरेंट रिएजेंट्स के सॉल्यूशन आपने देखे होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर ये सॉल्यूशंस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। अब इन सॉल्यूशंस में से कुछ डाइल्यूट भी होते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड भी होते हैं। यानी डाइल्यूट HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। तो अगर डाइल्यूट HCl बनाया गया है इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा और उसमें जो सॉल्यूट है HCl है वो कम होगा। कॉन्सेंट्रेटेड अगर HCl बनाया गया है तो इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट या वाटर, मोस्टली एक्वस सी होते हैं, आई टोल्ड यू कि वाटर में ही प्रिपेयर होते हैं, तो जो वाटर का अमाउंट होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसी चीज़ को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं और इसीलिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके जब भी अपने प्रैक्टिकल्स करने होंगे तो हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करने होंगे और सोल्यूशन की हेल्प से ही हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करने होंगे। कंसंट्रेशन को हम एक सेंटेंस में अगर डिफाइन करें तो बेसिकली हम कहते हैं इट्स अ रेशियो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। कि अगर हमें कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन बेसिकली है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर हम कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं वो रेशियो क्या है, इसी चीज़ को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब सोल्यूशन क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्यूट बोल देते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। और जब सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो वो बाइनरी सोल्यूशंस हो जाते हैं। तीन कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट में दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो सकता है या एक सॉल्यूट दो सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जिनमें तीन कंपोनेंट्स हों वो टर्नरी सोल्यूशन, चार कंपोनेंट हो जाएंगे तो वो क्वाटरनरी सोल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था मास परसेंट और परसेंट बाई मास से। तो एक मेथड हमारे पास है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं W/W। हमने कहा था कि ये रेशियो है, कंसंट्रेशन जो है रेशियो है सॉल्यूट का और सॉल्यूशन जो पूरा बन के आया है उसका जितना भी वॉल्यूम आ रहा हो उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो मास परसेंटेज क्या है, W/W, यानी यहाँ पे हमने जो सॉल्यूट ले रखा होगा उसका मास भी ग्राम में होगा और जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं वो भी ग्राम में होगा। यानी अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे इट्स अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स और प्रेजेंट इन कितने ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितने ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, बस वही कहलाता है मास परसेंटेज। और दोनों ही की यूनिट जो होगी, सॉल्यूट की भी और सोल्यूशन की भी, वो हमारी किस में होगी, ग्राम में होगी। फॉर्मूला हमने किया था कि मास परसेंटेज निकालना हो तो हम लिखते हैं इट्स इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, राइट, और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आता है नीचे, सॉल्वेंट नहीं आता है, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने लिखा ग्राम में, सॉल्यूशन का मास हमने लिखा ग्राम में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सपोज अगर हमारे पास सॉल्यूशन का मास ना हो, उन्होंने सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूट का मास दे रखा हो, तो आप उन दोनों को प्लस कर दीजिए, वो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी फॉर्मूला को हमने एक और फॉर्म में लिखा था कि अगर सीधे मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी दी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन की तरह हम लिख देंगे मास, डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो हमने वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम किसका होगा, सोल्यूशन का, और डेंसिटी भी किसकी होगी, सोल्यूशन की, और मल्टीप्लाई फिर कर देंगे 100 से। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे सिंपली इसका एग्जाम्पल हम कहें कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास 10% शुगर का सोल्यूशन है,
इसका मतलब क्या है? 10% शुगर का सोल्यूशन बना रखा है। सिंपली इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर, सॉल्यूट हमारी क्या होगी? शुगर हो जाएगी। 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी कि 10 ग्राम शुगर ली गई, 90 ग्राम वाटर लिया गया, दोनों को मिला दिया गया, तो 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन बन गया। अब 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारी शुगर कितनी है? 10 ग्राम। ठीक है। एक दूसरा मेथड जो है वो है परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? परसेंट बाई वॉल्यूम को हम V बाई V लिखते हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको ये V बाई V लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? V बाई V का मतलब है रेशियो है, ये ऊपर जो है वो हमारा क्या है? सॉल्यूट, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है। अपॉन करके सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्वेंट आता है और वो है मोलैलिटी। बाकी हर जगह आपको यहाँ अपॉन या डिनोमिनेटर में आपको हमेशा क्या मिलेगा? सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों जो है, यानी जो आपको सोल्यूट दे रखा है उसका भी वॉल्यूम दे रखा होगा, चाहे वो कुछ भी हो। वॉल्यूम हम ml में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसका भी वॉल्यूम दे रखा होगा, और वो भी वॉल्यूम की ही यूनिट यानी कि ml या लीटर में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम उसी तरह से बात करते हैं जैसे हमने कहा था ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे आ जाएगा ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है तो वो 12th के बाद का, कि जो एक्वा रिजिया प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एक्वा रिजिया बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर HNO3। अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि दोनों के दोनों एसिड्स जो हैं उनके वॉल्यूम्स होते हैं, तो हम वॉल्यूम में मिक्स करते हैं। यानी 3 पार्ट हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वॉल्यूम होगा वो 3 पार्ट कुछ भी हो सकता है, वो 3 ml लेके हम बनाएं या फिर 3 लीटर्स हम लेके बनाएं, वो हमने लिया, और 1 पार्ट यानी कि 1 ml हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अगर V बाई V लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम्स की बात हो रही है, सॉल्यूट के भी और सॉल्यूशन के भी, वो हो जाएगा परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अब अभी मैंने कहा था कि पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन से? इंपॉर्टेंट से मतलब है कि ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जिनसे हमारे सोल्यूशन ईजिली प्रिपेयर हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा हेडेक ना लेना हो और बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाए। तो कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम लैब में सोल्यूशंस बनाते हैं? तो वो हम जो 2 यूज़ करते हैं, या तो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ किसमें? ग्राम पर लीटर में। यानी हमने 1 लीटर अगर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो फिर हम उसमें कैलकुलेट करके डाल देते हैं कि कितने ग्राम, अब एज पर द रिक्वायरमेंट कि हमें कितने कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है, तो हम ग्राम उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा 1 लीटर सोल्यूशन बन जाता है। तो मोस्टली ग्राम पर लीटर में बनाए जाते हैं सोल्यूशंस, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन भी कहते हैं, और या फिर मोलारिटी में, कैपिटल M से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या सोल्यूशन जो भी आएगा उसके वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे बेसिकली N बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो 2 जो हैं वो बहुत कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जिनसे सॉल्यूशंस बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, और जब भी बल्क में प्रिपेयर करना होता है तो आइदर मोलारिटी की हेल्प लेते हैं या फिर ग्राम पर लीटर की हेल्प लेते हैं। तो तीसरा जो है वो हमारा है मेथड ग्राम पर लीटर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अब देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है ग्राम पर लीटर की जब हम बात करें तो इसका मतलब जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो किस में होना चाहिए? ग्राम में। ठीक है, और अपॉन करके क्या दे रखा है? लीटर दे रखा है। यानी जब हम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वो किस में होगा? लीटर में होगा। ये आ गया हमारा ग्राम पर लीटर।
ठीक है। यानी अगर 1 लीटर हमें कोई सोल्यूशन बनाना है तो फिर हम ऐड करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे कि हमें उसमें कितने ग्राम सोल्यूट ऐड करना है, और 1 लीटर KMnO4 या जो भी हमें सोल्यूशन रेडी करना है वो सोल्यूशन हमारा रेडी हो जाएगा। तो एक ये आ गया आपका मेथड या कंसंट्रेशन टर्म ग्राम पर लीटर। मास परसेंट की बात करी थी, परसेंट बाई वॉल्यूम की बात करी थी, एक रह गया जिसमें हम इन दोनों कॉम्बिनेशन की भी हमने बात करी है, वो डिटेल्ड वीडियो में है। वो होता है W/V। ये W/W है, ये V/V है, एक आएगा कॉम्बिनेशन W/V, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे। और कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो हो जाता है परसेंट मास बाई वॉल्यूम। एक और है इंपॉर्टेंट कैसे? जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है, जैसे कि हम बात करें एयर में जो पोल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आइदर वो मिली माइक्रोन में रिप्रेजेंट होते हैं या फिर हम उनको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। यानी अगर 1 मिलियन हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट होगा? तो जब सॉल्यूट पार्ट पर मिलियन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपका ये पार्ट पर मिलियन वहीं पे यूज़ होगा जहाँ सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो सोल्यूशन के कंपैरेटिवली। यानी जब सोल्यूशन है पूरा का पूरा हमारा बल्क में, तो उसमें सॉल्यूट बहुत ही कम पार्ट में प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है पार्ट पर मिलियन। और इसी तरह पार्ट पर बिलियन भी होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, आपको पता होना चाहिए। जितने भी पोल्यूशन बोर्ड हमारे लगे होते हैं सिटी में, और उस पर जो रिकॉर्डेड रीडिंग चलती रहती है, उसमें या तो आई टोल्ड यू मिली माइक्रोन या फिर पार्ट पर मिलियन में बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है। हर पॉल्यूटेंट की रिपोर्ट वहाँ पे डिटेल्ड रिपोर्ट उस बोर्ड पे रहती है, और बहुत कम अमाउंट होता है, इसलिए यूजुअली वो पार्ट पर मिलियन में ही आपके रिप्रेजेंट करे जाते हैं, ठीक है। एक मोल फ्रैक्शन भी है, वो आप डिटेल वीडियो में देखिएगा। हम अब बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म की, जो बात करी थी हमने, मोलैरिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी से ही सॉल्व होंगे, मोलैरिटी। और सिंपल बस आप इसका अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपकी डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। कैसे, कहाँ? एग्ज़ाम में भी, और वाइवा होता है जब एक्सपेरिमेंट बेस आपका वाइवा लिया जाता है, तो एग्जामिनर आपसे पूछता है, वाइवा मींस क्वेश्चन आंसर्स, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनका आंसर करते हो, तो वहाँ भी पूछा जाता है व्हाट इज़ मोलैरिटी। तो आर आ रहा है, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है। अगर आपको N/V फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे N/V को? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो N/V इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो होगा लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं है, ये ml में दे रखा है, तो हमें फिर इसे लीटर में कन्वर्ट करके ही लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम आएगा ये मस्ट है, ये लीटर में ही होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ होगा। और अगर ml में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला कभी कभी चेंज भी हो जाता है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं N/V। अगर वॉल्यूम ml में है तो अपॉन 1000 किया तो ये क्या हो जाएगा, इनटू 1000। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा मोलैरिटी का। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो तो हम सीख ही चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी दे रखा हो, और उसको उसके मोलर मास, जो कि मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर होता है, हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम फिर से अगर इलेबोरेट करके लिखें फॉर्मूला को, तो M इज इक्वल टू N की जगह पे हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन उसका मोलर मास, इनटू V जो ml में है, और मल्टीप्लाइड बाई 1000, और ये क्या होगा, ग्राम में होगा आपका जो गिवन मास होगा। तो मोलैरिटी क्या याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है मोलैरिटी का फॉर्मूला, और कई सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं जहाँ मोलैरिटी का कैलकुलेशन रहता है। अब एक और टर्म है नॉर्मैलिटी, ठीक है, जो NCERT में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल सॉल्यूशंस, नॉर्मल मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल वाली बात नहीं है, नॉर्मल सॉल्यूशंस भी प्रिपेयर किए जाते हैं। नॉर्मैलिटी के टर्म में भी इक्विवेलेंट मासेस कैलकुलेट करके भी जो है वो आपके सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वहाँ पे आ जाती है नॉर्मैलिटी की बात। नॉर्मैलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन, वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे इन लीटर या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन।
अगर नॉर्मेलिटी को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जाएगी, इसलिए उसको यहाँ पे फिर से मेंशन नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो का लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, डिटेल्ड वीडियो वाले लिंक्स रहेंगे, आप दोबारा से देख लीजिएगा कि नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट मासेस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मॉलिकुलर मास को हम डिवाइड करते हैं, अगर एसिड है तो बेसिसिटी से, यानी N फैक्टर से डिवाइड होता है, और वो डिपेंड करेगा हमारे पास सब्सटेंस क्या है। बेस है तो हम एसिडिटी उसकी होती है, उससे डिवाइड करेंगे, N फैक्टर उसकी एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर हमारे, या रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर N चेंज हो जाता है, फिर इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं। तो ये हो गया मोलारिटी। तो इतने टर्म्स हमने कर लिए। अब इसी के साथ मोलारिटी के साथ हमारे पास एक और टर्म है मोलैलिटी। मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ सोल्यूशन, और जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, बट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आएगा, सॉल्वेंट का मास आएगा यहाँ पे। तो बस एक यही ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, सोल्यूशन नहीं आता है। और सॉल्वेंट के मास की बात करते हैं, और किस में? kg में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg से हम डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, जब हम सोल्यूशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे जाके 12th क्लास में, तो ये सारे हमें फॉर्मूलाज की दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आपको फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूलाज सारे क्लियर करा दिए जाते हैं कि इन सब की मीनिंग क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में भी रिलेशनशिप है, यानी अगर आपको मोलैरिटी पता है और पूछा जाए आपसे कि आप मोलैलिटी कैलकुलेट करो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से जो हमने अभी नॉर्मेलिटी की बात करी थी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, उसकी रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे यूज़ होती है। सपोज अगर आपको मोलैरिटी दे रखी हो और आपको से कहा जाए कि आप उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करिए, नॉर्मल में बताइए सोल्यूशन कितना आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किस तरह से निकालेंगे? हम कहते हैं फॉर्मूला हमारे पास है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। फिर से ये N फैक्टर आ गया, इसको आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास H2SO4 है और अगर हम उसके N फैक्टर की बात करें तो जो भी हमें मोलैरिटी यहाँ पे गिवन होगी वो हम गिवन मोलैरिटी लिख लेंगे, गिवन मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 0.1 दे रखा है और N फैक्टर H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो N फैक्टर हमने कहा एसिड का जो होता है वो उनकी बेसिसिटी होती है। तो H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी वो 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो उसका N फैक्टर हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट वैल्यू 0.2, और ये नॉर्मेलिटी में आएगा या नॉर्मल सोल्यूशन आएगा 0.2 N, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी इन दोनों में है, जिससे आप नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कभी कभी प्रॉब्लम्स में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि मोलर सोल्यूशन, सेमी मोलर, डेसी मोलर सोल्यूशन। तो ये सेमी मोलर और डेसी मोलर का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉब्लम में कहा गया है कि हमारे पास मोलर सोल्यूशन है, तो मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि जो भी सोल्यूशन होगा उसकी जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी? 1m। तो 1m वाले को हम बोलते हैं मोलर सोल्यूशन। इसी तरह अगर बोला गया है सेमी मोलर, कि सेमी मोलर सोल्यूशन, तो सेमी मोलर का मतलब है कि जो उसकी हाफ हो जाएगी, सेमी हाफ की बात हो रही है कि जो मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1/2, और इसको हम कह सकते हैं 0.5 मोलर। इसी तरह से होता है डेसी मोलर। अगर प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि हमारे पास डेसी मोलर सोल्यूशन है, तो डेसी मोलर का मतलब होता है 1/10 ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। तो 1/10 ऑफ मोलैरिटी का मतलब कितना हो गया? सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 0.1 मोलर, ठीक है। इसी तरह 1/100 यानी 100th पार्ट ऑफ मोलैरिटी की जब बात होती है तो वो होता है सेंटीमोलर। सेंचुरी की तरह, सेंचुरी में जैसे होते हैं 100 ईयर्स की हम बात करते हैं, तो अभी सेंटीमोलर। तो सेंटीमोलर मतलब जो सोल्यूशन है तो वो 1/100 यानी 100th पार्ट है किसका? जो भी मोलैरिटी है 1 मोलर की हम जो बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, आइदर हम कह सकते हैं इसको m/100। तो m/100 भी अगर कभी लिखा दिखे तो इसका मतलब है वो 1/100 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 0.01 मोलर। और 1000 में अगर होता है कि 1000 ऑफ मोलैरिटी है तो वो जाता है मिली मोलर, मिली मोलर, ठीक है। ये हो जाएगा 1000 पार्ट ऑफ मोलैरिटी, जो भी मोलैरिटी होगी, ठीक। तो
m/1000 हो गया और 0.001 मोलर हो गया। तो इतने और टर्म्स हैं, इनको भी समझ लीजिएगा कि सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर क्या होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमने और पढ़ा था जो अगेन चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेईई मेंस हो या फिर नीट हो, बहुत पूछ लिया जाता है कि अगर अलग अलग मोलारिटी और अलग अलग वॉल्यूम के हमारे पास सोल्यूशन है और हमको अगर मिक्स कर दें तो सोल्यूशन की रिजल्टेंट मोलारिटी पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभी उसी से फिर रिलेट करके पीएच के भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि पीएच क्या होगा उस सोल्यूशन का। तो पहले तो हमें रिजल्टेंट मोलारिटी ही निकालनी पड़ेगी ऐसे सोल्यूशन की। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने दो सोल्यूशन को जब मिक्स किया, उसका डाइल्यूशन को चेंज किया, तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन यानी कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, वो दोनों वैल्यूज़ या उन दोनों की वैल्यूज़ सेम आनी है। तो जो फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास सपोज 3 सैम्पल हैं सोल्यूशन के, ठीक है, जिसमें सेम सॉल्वेंट और सॉल्यूट पड़ा हुआ है और उसकी मोलारिटी अलग अलग है, m1 m2 m3 और वॉल्यूम भी अलग अलग है, v1 v2 v3 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला याद रखिएगा। तो रिजल्टेंट मोलारिटी को हम लिख लेते हैं mr। अगर हमें mr कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। ये सब वैल्यूज़ प्रोवाइडेड होंगी डिवाइडेड बाई जो टोटल वॉल्यूम बन के आएगा तीनों सोल्यूशन के वॉल्यूम को अगर हम सम कर दें अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा ये v3, ठीक है। तो इससे हम रिजल्टेंट मोलारिटी सोल्यूशन की निकाल लेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं कि एक बार फॉर्मूला को हमने यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लिया है, कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं आंसर्स के साथ क्लासरूम में, आप उनको सॉल्व करिएगा, अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा, अलग से कोई सेपरेट रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी नोट्स कॉपी है उसी नोट्स कॉपी में ही आप वो प्रॉब्लम्स को लिखिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी एनसीईआरटी से हैं और कुछ प्रॉब्लम्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो अलग से भी प्रोवाइड करी गई हैं। तो आज की क्लास के लिए एक लास्ट फॉर्मूला और, मोलारिटी जो अभी हमने कहा था n/v होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब सपोज़ अगर आपको प्रॉब्लम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, ठीक है, उसकी जगह पे आपको उसका यहाँ पे दे रखा है परसेंट बाई मास दे रखा है, यानी कि x आ जाएगा कि 10% या वॉट एवर 28%, डेंसिटी दे रखी हो और नाम दे रखा हो तो मोलर मास हम सॉल्यूट का निकाल ही लेंगे। तो एक फॉर्मूला और है, मोलारिटी इज इक्वल टू x जो भी आएगा मास परसेंट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। किसी भी फॉर्मूला की हमें डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें बस फॉर्मूला ही याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे सपोज एक बात आपसे बोली जाए कि मोलारिटी निकालनी है H2SO4 सोल्यूशन की जिसकी डेंसिटी है 1.9 ग्राम पर ml और द सोल्यूशन इज 99% H2SO4 बाई मास अगर आ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको दे रखा है कि 99% बाई मास है, तो x कितना हो गया 99, डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है 1.9 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जो H2SO4 का सबसे आसान होता है 98 ग्राम पर मोल होता है, तो अपॉन 98। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारी मोलारिटी होगी उस सोल्यूशन की जिसका मास परसेंट इतना है, डेंसिटी इतनी है और H2SO4 है। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 19.19, ठीक है। इतना लिख रहे हैं तो इसमें अभी थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जब भी हम अपने आंसर्स रिपोर्ट करते हैं, स्पेशली सीबीएसई का जब हम एग्ज़ाम आगे जाके देंगे बोर्ड के, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि यूनिट के मार्क्स होते हैं, तो अनटिल अनलेस आपने यूनिट मेंशन नहीं करी है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है। ये हमने क्या निकाली है? मोलारिटी, तो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी आप PDF देख लीजिएगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी कॉपी में पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर सोल्यूशन दे रखे हैं तो उनसे चेक कर लीजिएगा और नोट डाउन करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।